Hello, my dear student. My name is Krishna Om Dwivedi, and today we are starting our chapter number 6, electromagnetic induction. Okay? तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. चलिए तो देखते हैं. आप लोगों ने चैप्टर 1 to 5 पढ़ा. चैप्टर 1 2 3 में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा, मतलब इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ा, कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, कैसे चार्ज का ट्रांसमिशन होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कैसे दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है. ये सभी चीजें हमने चैप्टर नंबर 1 पे पढ़ी. ठीक है. इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आए. हमने ये देखा कि भाई चार्ज चलना सीख गया है हाथ पकड़ करके. हम लोग क्या करते थे भाई, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठा करके रखते थे. तो उस चीज से हमें ये पता चला भाई, उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा. सबसे मेन फैक्टर था आपका इलेक्ट्रिसिटी का. ओके. आफ्टर दैट हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, कैसे एनर्जी का स्टोरेज होता है. ठीक है. इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में आए. अभी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पूरी तरह से चलना सीख गया. when charge will be transmitted from one place to another place. तो हमने उसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया. ठीक है. तो ये सभी चीजें हमने चैप्टर नंबर 1 2 3 में पढ़ी. मींस हम लोगों ने वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कई सारी चीजें वहां पे पढ़ी हमने. ठीक है. उसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा. तो मतलब ये 1 2 3 में हमने ये पढ़ा. फिर उसके बाद हमने ये देखा कि चैप्टर नंबर 4 और 5 में आए, वहां पर हमने टोटली मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा. पर अगर हम लोगों ने 4th और 5th चैप्टर पढ़ा तो वो किसकी वजह से पढ़ा? सिर्फ ऑर्स्टेड की वजह से पढ़ा. क्योंकि ऑर्स्टेड ने एक रिलेशन फाइंड कर दिया कि इफ चार्ज विल बी फ्लोइंग और इफ करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट यही कह रहा था कि भाई अगर कभी भी किसी भी वायर में करंट फ्लो करती है एंड इफ यू विल पुट एनी मैग्नेटिक नीडल अराउंड दैट वायर, देन यू विल गेट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट मैग्नेटिक नीडल. ठीक है. आपको एक तरह का डिफ्लेक्शन मिलता है. तो उस बात से ये पता चला कि भाई कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहां पर देखें तो कहीं ना कहीं करंट का फ्लो अपने चारों तरफ एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. फिर तो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. आपके बायो सावर्ट आए, उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई अगर कहीं पर भी करंट का फ्लो होता है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ठीक है. ऑर्स्टेड ने ये सिर्फ ये बताया कि अगर भाई यहाँ पे करंट का फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. पर हमारे जो है साइंटिस्ट थे बायो और सावर्ट, उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन्होंने ये बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की आखिर वैल्यू कितनी होगी. ठीक है. अगर आप कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को मेजर करते हो तो वहां पर वो वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए बायो और सावर्ट ने फॉर्मूला दिया. इसके बाद आपने पढ़ा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ा. उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर सकते थे. बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस थे, उनके थ्रू हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड मेजर की. पर अगर मैं देखूं तो टोटली हमने वहां पर चैप्टर नंबर 4 और 5 में ये पढ़ा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. मतलब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम लोगों ने, अगर मैं याद करूं कि भाई चैप्टर नंबर 1 पे 11th में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि आखिर फिजिक्स का मेन पर्पस क्या है. ठीक है. फिजिक्स का मेन पर्पस है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. ठीक है. यहां पर फिजिक्स का जो मेन पर्पस है वो ये होता है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. जितने भी लॉज हैं उन सबको एक में लाओ और बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट करो. ठीक है. तो अगर मैं देखूं तो यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन फाइंड किया कि भाई अगर चार्ज का फ्लो होता है, अगर करंट का फ्लो होता है तो यहां पर एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो अभी चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. अब साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई जब करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकती है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो क्यों ना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करें.
तो इसी में आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके लिए किए, ठीक है। फैराडे और आपके एक साइंटिस्ट थे हेनरी, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी हम लोग करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या ये प्रोसेस उल्टा भी वर्क कर सकती है। भाई करंट की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर क्या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नाम से ही बहुत कुछ पता चल रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन इंड्यूस हो जाएं तो वही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ by using magnetic field or by changing magnetic field, this is known as electromagnetic induction, ठीक है। होता क्या है कि जब आप क्या करते हो, किसी भी कॉइल में आपको करंट को प्रोड्यूस करना है तो आप क्या करते हो, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। मान लो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास कोई एक कॉइल रखी हुई है, इस कॉइल में आपको मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस करनी है। इसके लिए फैराडे ने एक्सपेरिमेंट कुछ बताए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर इसके आसपास कहीं पर कोई मैग्नेट रखा है और वो मैग्नेट क्या कर रहा है, किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि अगर इस कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, पर अभी हमें ये पढ़ना है कि अगर मान लो ये मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो क्या उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी तरह की करंट इसमें इंड्यूस होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना है। दरअसल होता क्या है, अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि आखिर हमारा जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आखिर उसका मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये नाम ही सब कुछ हमारा जो है ना बता रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन इंड्यूस हो, करंट इंड्यूस हो, ईएमएफ इंड्यूस हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is a electromagnetic induction is a process या induction is a phenomena of generation or production of current, generation or production of electric current, और EMF in coil, in any coil by using changing magnetic field, by using changing magnetic field, ठीक है। मतलब यहां पर ये बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूस कर सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं। किसकी वजह से, अगर वो कॉइल कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में आती है या उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। क्योंकि हमें मेन चीजें जो यहाँ पे डिफाइन करने वाली है वो मतलब बहुत सारे जो इसमें से फॉर्मूला या रिलेशंस हैं दैट विल बी डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आपको समझ में आया होगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इसमें से हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि अगर किसी भी कॉइल में हमें करंट प्रोड्यूस करनी है तो उस कॉइल को अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाते हैं
तो अगर उसमें करंट इंड्यूस होती है या ईएमएफ इंड्यूस होती है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, हमारा टॉपिक है यहाँ पे, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। हमारा टॉपिक है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? नॉर्मली हम लोग ऐसा कह सकते हैं, भाई आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, उसमें से क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिंपल सा ये था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास फ्रॉम एनी प्लेन नॉर्मली इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई सेम डेफिनेशन यहां पर भी है, हमने वहां पर पढ़ा था चैप्टर आपका जो था फर्स्ट चैप्टर था कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो सिंपली हमने डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस transmit from any plane, passing from any plane normally, that is known as electric flux। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है या मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर मैंने कोई भी सरफेस किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस सरफेस के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। That electric field lines or that magnetic field lines will represent electric flux or magnetic flux continuously। okay? तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स is number of magnetic flux is number of magnetic field lines linked with a surface normally are known as मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए प्लेन से जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ सरफेस नॉर्मली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, या हम लोग इसी को कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं इसके फॉर्मूले को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सो यहाँ पर है हमारा टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि भाई किसी भी प्लेन में से जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, कंसीडर we have a plane of area A which is put in a magnetic field B. Then magnetic flux linked with that surface
दैट सरफेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मान लो मैं यहां पे कोई सरफेस कंसीडर कर लेता हूं, दिस सरफेस विल बी लाइक दिस, ओके। हमने यहां पे कोई एक सरफेस कंसीडर कर लिया, these number of magnetic field lines will be passing from this, okay। इसका पूरा एरिया कितना है, a है, these are the magnetic field lines, okay, and we can consider a small area, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, small area element consider कर लेता हूँ, and the direction will be this, यहाँ पर क्या हो जाएगा, and angle will be theta, ये हमारा क्या हो जाएगा, this is d, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अभी देखते हैं नाउ, तो यहां पर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट में डी, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो, डी फाई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। भाई नॉर्मल सी बात है कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, उसमें मैंने बताया आपको कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यहां पर मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास फ्रॉम एनी प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको ये बताया, तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपकी मैग्नेटिक फील्ड जितनी ही स्ट्रांग होगी, उसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जितनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उसकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो ये बी हो गया दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी, ठीक है। इसमें से अभी हम लोग अगर देखें तो d5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b एंड d5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, ठीक है। अभी अगर इन दोनों को साथ में रखते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा एंड यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। नाउ d5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देन d5 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा b डॉट में d। ये किसके लिए हुआ, ये हमारे स्मॉल एरिया के लिए, हमने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया दैट इज b डॉट में d, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हमें फाइंड करना हो, नाउ फॉर होल सरफेस, पूरी सरफेस के लिए आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा फॉर होल सरफेस, तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, देन दिस इज d5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा b डॉट में d, ठीक है। 5 सिर्फ ये d हट जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा b डॉट में d, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें भाई पूरे सरफेस का एरिया कितना है, a है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं b हमारा बाहर आ जाएगा और इसके बाद में दिस इज d, ओके। नाउ 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b डॉट में a, ठीक है। अब अगर इनके बीच का एंगल कितना हो, थीटा हो, इफ एंगल बिटवीन b एंड a इज थीटा, देन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 इज इक्वल टू ba cos थीटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ba cos थीटा, क्योंकि अगर मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ a, द डायरेक्शन ऑफ एरिया विल बी दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसकी जो मतलब ये a का कंपोनेंट होगा, तो ये कहां पर हो जाएगा, दिस इज a cos थीटा। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। 5 इज इक्वल टू कितना हो गया b डॉट में a, या हम लोग इसको भी कह सकते हैं 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट d, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी हम लोग देखते हैं इसकी यूनिट क्या हो सकती है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो सकता है, ओके। तो चलिए इतना लिख लीजिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर है हमारा, आगे देखते हैं व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड यहां पर हम लोग देखते हैं
अभी यहां पर है इसमें से हम लोग ऐसा कह सकते हैं द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कितनी हो जाएगी भाई इसकी एसआई यूनिट? दिस इज वेबर एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय WB। या इसी को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है phi इज इक्वल टू BA होता है और आपको पता है कि B का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है एंड A इज द एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट हो जाएगा। ओके, इसका जो CGS यूनिट होता है, द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। ठीक है, इसका जो CGS यूनिट होता है वो कितना होता है? मैक्सवेल होता है। और यहां पर 1 वेबर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर में 8 मैक्सवेल। 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है, ये हो गया। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्या हो जाएगा भाई? आपको पता है phi इज इक्वल टू BA होता है एंड वी नो दैट F इज इक्वल टू कितना होता है? BIL या LIL क्रॉस B होता है। यहाँ पे ये फोर्स का फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में फाइंड किया था। देन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F अपॉन में IL। ओके, नाउ वी कैन पुट द वैल्यू B की जगह पे F अपॉन में IL एंड इनटू में A एंड यू नो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज ML T minus में 2 and the unit of area, the dimensional formula of area M0 L2 T0 and after that M0 L0 T0 A1। okay, now dimensional formula of length M0 L1 T0। ठीक है, अगर आप इसको सही से लिखोगे तो कितना हो जाएगा? दिस वन इज M1 दिस वन इज M1 एंड L के कितने भाई? 1। इस 1 से तो ये 1 कट गया। देन दिस वन इज L2। T कितना है यहाँ पे? T minus 2 और इसमें से कितना हो जाएगा? दिस वन इज A minus 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया what is electromagnetic induction and after that what is magnetic flux।